ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್, ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಎಸ್.ವಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಇನ್ನು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ನಮ್ಗಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ अमित शाह जी ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की भारत माता की ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ आवाज ऐसी नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। बेंगलोर की 27 में से 20 से ज्यादा सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड। इतने सारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा हूं भाई, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। बेंगलोर की 27 में से 20 से ज्यादा सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नलिन कुमार कटील जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्री परिषद के सदस्य श्री प्रहलाद जोशी जी, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के ही नेता श्री सी.टी. रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कर्नाटक की सहप्रभारी बहन डी.के. अरुणा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी और आज के कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में आए हुए बेंगलुरु के हर बूथ से आए हुए बूथ अध्यक्ष और बीएलओ को मेरी पार्टी के मालिक, भारतीय जनता पार्टी के मालिक बूथ अध्यक्षों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं बेंगलुरु की भूमि पर हूं। सबसे पहले नाद प्रभु केम्पे गौड़ा जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब जगत ज्योति बसवन्ना, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज के एक कर्म भूमि समग्र कर्नाटक की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने महान शासक केम्पे गौड़ा जी की याद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया
और 108 फुट ऊंची उनकी मूर्ति प्रतिमा का अनावरण करने का भी काम किया। आज जब हम सब कार्यकर्ता बेंगलुरु में 20 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेकर यहां पर एकत्रित आए हैं, तब केंपेगौड़ा की ये मूर्ति हमारी सरकार के लिए प्रेरणा का स्थान रहेगी, हमारी मार्ग प्रशस्त करने वाली रहेगी। मित्रों, 2018 के चुनाव में बेंगलोर की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, परंतु थोड़ी सी चूक रह गई। और जैसा हमेशा होता है कि जेडीएस और कांग्रेस चुनाव के वक्त तो आमने सामने होते हैं, मगर जब भाजपा के सामने आते हैं तब इलू इलू कर एक दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं और उनकी सरकार बनी। मगर सरकार अपने ही करप्शन के बोझ से गिर गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की येदियुरप्पा जी की सरकार बनी। और येदियुरप्पा जी के जाने के बाद आज बसवराज जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कार्यकर्ता और विशेषकर बेंगलोर के कार्यकर्ताओं को मैं कहने आया हूं, देश भर के कार्यकर्ता जहां जहां भी हमारा दौरा होता है, देश भर के कार्यकर्ता मुझे बताते हैं दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए। यह सिर्फ दक्षिण के कार्यकर्ताओं का नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल तक, उड़ीसा तक, सारे देश के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प है कि दक्षिण के अंदर कमल खिलना चाहिए। और मैं आज आपको बताता हूं कर्नाटक और बेंगलुरु के कार्यकर्ताओं को कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री का गेट द्वार हमारा कर्नाटक है, यहीं से एंट्री हो सकती है। ये कर्नाटक के गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहुंचा है। मैं आज कह सकता हूं जेडीएस और कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली भी नहीं हो सकती, हमारे कार्यकर्ताओं का समागम इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। कल मैं दक्षिण कर्नाटक में गया, मांड्या गया। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं कई बार दक्षिण कर्नाटक, मैसूर, मांड्या गया हूं। मैंने मेरे जीवन में ऐसी रैली नहीं देखी, इतनी बड़ी रैली दक्षिण कर्नाटक में हुई। और मित्रों, हम एक मजबूत बैकग्राउंड के साथ चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस वाले जब भी चुनाव आता है नई नई चीजें लेकर आ जाते हैं। उनके लिए सत्ता भ्रष्टाचार करने का एक साधन है और हमारे लिए सत्ता राज्य के गरीब से गरीब व्यक्ति को सुखी करने का एक साधन है। मित्रों, 2022 के अंदर 7 राज्यों में चुनाव हुए। 7 राज्यों में से 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है और 7 में से 6 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मित्रों, लगभग गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश, ये राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में
और मजबूताई के साथ अपनी सरकार बनाई है। और गुजरात में तो मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि गुजरातनी जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मित्रों। 182 में से 156 सीटें दी है और कांग्रेस को वहां विपक्ष का स्टेटस भी चला गया है। ये बैकग्राउंड के साथ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के सुफल के साथ येदियुरप्पा और बसवराज जी ने जो सरकार चलाई है उसकी सफलताओं की सिद्धियों के साथ हम चुनाव में अंदर जा रहे हैं। मैं आज मेरे सामने बैठे हुए बेंगलुरु के कार्यकर्ता और कर्नाटक भर में बिखरे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान करने आया हूं। सरकार बनानी है तो आधी अधूरी मत बनाना, 2/3 बहुमत वाली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। और मैंने कर्नाटक की जनता का मूड देखा है। जनता तैयार बैठी है, हमने जाना पड़ेगा। मोदी जी हमारे चुनाव का नेतृत्व करेंगे, मगर वोटर के लिए तो मेरा बूथ का कार्यकर्ता, मेरा बीएलओ ही नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आपको वहां जाना है। और मैं गारंटी देता हूं आपको मित्रों, संपर्क के लिए बाहर निकल पड़िए। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार 8 साल 9 साल तक चली। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको शर्म से सिर झुकाना पड़े। सीना तान कर जाइए, जनता आपके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, गरीब कल्याण के बारे में इंदिरा जी ने सूत्र दिया था, गरीबी हटाओ। वो सूत्र तो दिया, मगर कांग्रेस ने गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट भेजा है। करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय बनाकर गरीब माताओं और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। आजादी के 70 साल के बाद 4 करोड़ से ज्यादा गरीब के घर में बिजली का लट्टू पहुंचाने का काम, उसका अंधेरा समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 13 करोड़ से ज्यादा माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्त कर गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और भाइयों बहनों, चीन में कोरोना फिर से प्रसर रहा है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, कोरोना के दोनों डोज लिए या नहीं लिए? भाई हाथ ऊपर करो, किस किस ने लिए हैं? सबने लिए ना? एक पैसा भी देना पड़ा है? नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ डोज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम। इसके साथ साथ कोरोना के कारण जिनकी रोजगारी गई, ये 60 करोड़ गरीबों को 2.25 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करे। अरे देवगौड़ा जी, सिद्धरामैया और कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबों की बात कर रहे हैं। भाई,
आप तो प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और कांग्रेस ने 4 पीढ़ी तक शासन किया। हिसाब लेकर आ जाओ, बेंगलोर के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आकर आपको हिसाब दे देगा। एक और आपका 65 साल का शासन और एक और मोदी जी के 8 साल का शासन, हमारा पलड़ा भारी है। और मित्रों, आज मैं ये कहने आया हूं कार्यकर्ताओं को, अगले 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे काम काज छोड़कर, अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, इस तरह हमें हमारा बूथ दिखाई देना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं, आप आपके बूथ को मजबूत करिए, हर मतदाता का संपर्क करिए, बूथ को मजबूत आप करिए, देश को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आपका बूथ मजबूत होगा, मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। आपका बूथ मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, और भाजपा मजबूत होगी तो देश सुरक्षित बनेगा, समृद्ध बनेगा, सामर्थ्यवान बनेगा। मित्रों, आप जो संपर्क करने जा रहे हो वो देश को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हो। इस भाव के साथ हर मतदाता को संपर्क करना चाहिए। और मित्रों, आज मैं बेंगलोर की जनता को, कर्नाटक की जनता को भी अपील करने आया। 2 खेमे पड़ गए, इस बार सीधी लड़ाई है। मुझे सब पत्रकार कहते थे कल कि ट्रायंगल है, मैंने बोला ना भाई ना, सीधी लड़ाई है, क्योंकि जेडीएस को तो वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना। तो सीधी लड़ाई हुई या नहीं हुई? ये अभी जेडीएस वाले कुछ अफवाह फैला रहे हैं, हमारे साथ भाजपा आएगी, हम साथ में रहेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, कर्नाटक को कहने आया हूं, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले सरकार बनाएंगे। ये 2 खेमे पड़ गए हैं और ये 2 राजनीतिक विचारधाराओं के खेमे नहीं है। एक और राष्ट्रभक्तों की संगठित टोली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इकट्ठा हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। कर्नाटक की जनता को तय करना है, देशभक्तों के साथ रहना है या देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के समर्थन करने वालों के साथ। हमने हर गरीब को पैसा इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है और ये दोनों पार्टियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर पैसा लेकर दिल्ली और सिंगापुर ट्रांसपोर्ट करने का काम किया है। मित्रों, एक और तो पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठन को बैन करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर 1700 पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर से केस वापिस लेने वाले सिद्धरामैया और कुमार स्वामी है। कर्नाटक की जनता ने तय करना है, कर्नाटक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है या नहीं करनी है। हजारों प्रवीणों को बचाने का काम हमने करना है या नहीं करना है, वो कर्नाटक की जनता ने काम तय करना है। मित्रों, एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी है, जो अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार करते हैं और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। इसके बीच में कर्नाटक की जनता को ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನೋಡೋಣ. ಭಾರತವನ್ನ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ. ದೇಶ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶಭಕ್ತರ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತೇವೆ, ಅವರು ಸೋನಿಯಾ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಇಟಲಿಗೆ ಆ ಲೀಡರ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಗುರುತಿರುವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ, ಏಕತೆ, ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಬಾಹ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಕಡು ಬಡವರ ಚಿಂತನೆ, ಕಡು ಬಡವರು ಕೂಡ ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೀತಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದರ ತಕ್ಕಾಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ನಾಯಕತ್ವ. ಇವತ್ತು ನಮಗಿರುವಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾವುದು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು. ಭಾರತವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವಂತ ನಾಯಕ. UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಮನಮೋಹನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಗರಣಗಳ ಸುರುಮಾಲೆ, ಅನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಳಿದ್ರು. ಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಸೂಚಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವಂತ ನಾಯಕತ್ವ, ಡಿಸಿಸಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? 75 ವರ್ಷ, 75 ಇಯರ್ಸ್ ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ News 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.